वेलकम स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जिसने ये कर लिया हो वो कमेंट में लिखना और साथ में पेन और रजिस्टर निकाल लो अभी आप, क्योंकि साथ में लेके बैठना ज़रूरी है, उसके बगैर पढ़ाई संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना सभी। क्वेश्चन था, यदि तीन संरेख बिंदुओं के स्थिति सदिश ए बी सी, स्थिति सदिश मतलब बिंदु की बात हो रही है, इस प्रकार है कि एक्स ए सदिश किसके ऊपर लगा हुआ है? ए के ऊपर। तो एक्स क्या है? सदिश राशि है, प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 हो तथा एक्स वाई तथा जेड सभी एक साथ शून्य नहीं है। एक साथ शून्य नहीं का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड तीनों जीरो नहीं हो सकते। तीनों में कोई दो जने जीरो हो सकते हैं, एक जना जीरो हो सकता है, या हो सकता है कोई जीरो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन तीनों साथ में जीरो नहीं हो सकते। एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, ये इसने शर्त दे दी है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो। चलो, संरेख, संरेख का मतलब जानते हो? तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। तो अपन तीन बिंदु ले लेते हैं एक ही रेखा पर। ये आपके ए बिंदु हो गया, ये चलो बी मान लिया, और ये सी हो गया। इनके स्थिति सदिश क्या क्या है? स्मॉल ए का तो स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी और सी का स्मॉल सी। स्थिति सदिश कहाँ से निकाला जाता है? मूल बिंदु से। चलो यहाँ मैंने मूल बिंदु ओ ले लिया, तो ये बना स्थिति सदिश। क्या बना ये? ऐसे इसका नाम क्या है? ओ ए। ओ ए का इसने नाम दिया है ए, क्वेश्चन वाले ने नाम दिया, ठीक है। ये ओ बी, इसका नाम क्या दिया? बी। और ये क्या हुआ? ओ सी, इसका नाम क्या दिया है? सी। समझ रहे हो मेरी बात? बीच में कौन है? ओ बी। तो अब अपने अंत विभाजन नहीं दिख रहा है क्या? आप गौर से देखो, ये अंत विभाजन दिख रहा है। अगर अंत विभाजन हिसाब सोचे तो सर आपको सर अनुपात नहीं दे रखा हमें, अनुपात मान लो M1 अनुपात M2, ये तो अपन लेते ही हैं क्वेश्चन में। चलो अब देखो, अब मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। ओ बी इक्वल क्या बनेगा बताओ? ओ बी इक्वल M1 इस वाले अनुपात के साथ ये वाला ओ सी प्लस M2 ये वाला इसके साथ ये आएगा ओ ए अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से क्यों उठाया समझ में आ गया ना आपके? क्योंकि तीन बिंदु संरेख दे रखे थे। संरेख का मतलब एक रेखा पे हो गई। एक रेखा पे होने का मतलब ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से मिले रेखाखंड का अंत विभाजन कर रहा है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? अंत विभाजन वाला कंसेप्ट। चलो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। क्या मैं ओ बी को बी कह सकता हूँ क्या? अरे ओ बी को बी कह सकता हूँ क्या? अगला क्वेश्चन वाले ने कहा है M1 का M1, ओ सी को क्या कह सकता हूँ? सी सदिश। M2 ए सदिश बटा M1 प्लस M2। तिरछा गुणा कर सकते हैं। चलो इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं, बताओ क्या बनेगा? बी M1 प्लस M2 साथ में आ गया B। ये क्या है? M1 C सदिश। ये क्या है? M2 A सदिश। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को उठा के एक ही साइड ले जाता हूँ, उधर या इधर ले आओ सभी को। चलो मैं उधर ले जाता हूँ। ये क्या है? M2A प्लस इसको मैं उधर ले गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का M1 प्लस M2B, ठीक है। और ये उधर कौन है? M1 C इक्वल टू 0 से 20। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में आ जाओ। यदि तीन संरेख बिंदुओं के स्थिति सदिश ए बी सी इस प्रकार हो कि एक्स ए फिर वाई बी फिर जेड सी बराबर 0, मतलब ऐसा समीकरण बनेगा। तो बना दिया हमने। सादे को गौर से देखो, ए का गुणांक x है, यहाँ पर M2 है, b का गुणांक ये हुआ, c का गुणांक ये हुआ। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से x का मान आ गया, y का मान आ गया और z का मान आ गया। तुलना से मैं क्या कह सकता हूँ? बताओ x बराबर क्या आया?
m2, y बराबर क्या आया माइनस m1 प्लस m2, और z बराबर क्या आया m1। आपको किसका मान चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड का, तो बताओ x का मान m2, y का मान माइनस m1 माइनस m2, माइनस m1 माइनस m2, और z का मान m1। देखो भाई m2 प्लस का m2 माइनस का, m1 माइनस का m1 प्लस का, क्या आया बताओ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। बोल बात समझ में आई क्या? फटाफट नोट कर लिया जाए इसको, फिर अपन अगला कंसेप्ट सीखेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल। पहले नोट कर लिया जाए फटाफट। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक के जो अपने कंसेप्ट सीखे है उस कंसेप्ट भी बेस पर आपका चैप्टर नंबर 13 और उसका 13.1 जो एक्सरसाइज है वो आपकी कवर हो जाती है यहाँ तक। तो आप जो भी मैंने आपको लेक्चर सिखाए हैं, 4 लेक्चर हुए हैं अभी तक, 5वां चल रहा है, तो वो 4 लेक्चर तक के जो भी कंसेप्ट आपको सिखाए हैं उनके आप नोट्स बनाओ, और नोट्स बना के आप 13.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन खुद सोल्व करो। ठीक है, कोई नहीं आता है उसको गोला लगा के रख लो एक बार के लिए। जैसे अपना टॉपिक खत्म होता है तो उस टाइम में पूरी एक्सरसाइज दूंगा, 13.1 13.2 सभी के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। जो भी डाउट है वो उस टाइम आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा पूरे पूरे। ठीक है, तो पहले अपन पूरे कंसेप्ट कर लेते हैं। पूरे कंसेप्ट करने के बाद में आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपके, क्योंकि अब अगर 13.1 आप करते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। हो सकता है कि दो क्वेश्चन में आपके थोड़ी कन्फ्यूजन रह जाए, भाई कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं वहाँ तक के। कंसेप्ट अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरे के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम्पल भी आपको साथ में कवर करने हैं, जो भी उससे पहले एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल साथ में कवर करते हुए चलना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट आता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी सदिश, दुनिया के कोई भी दो सदिश, मैं एक ए ले लेता हूँ और एक बी ले लेता हूँ, सुनना मेरी बात गौर से आप। दुनिया के कोई भी दो सदिश, चाहे ए बी हो बी सी हो कुछ भी हो, उनका गुणा दो प्रकार से होता है। क्लियर कर लो, दिमाग में बिठा दो, फिट कर लो इस बात को। दो सदिशों का गुणा दो प्रकार से होता है। एक तो होता है डॉट वाला गुणा, ए डॉट बी, जिसको मैं बोलता हूँ अदिश गुणा। एक होता है ए क्रॉस बी, जिसको मैं बोलता हूँ दो सदिशों का सदिश गुणा। ये अदिश गुणा है, ये क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे हालांकि। अच्छा, एक आपको सामने ऐसा आ जाए कभी ए और बी, बीच में कोई चिन्ह नहीं है सर, और जब कोई चिन्ह बीच में नहीं होता हम गुणा ही मानते हैं, वैसे तो आप जानते ही हो। ये सर कौन सा गुणा है, ये वाला है ये वाला है? तो इसका जवाब ये कि कोई सा गुणा नहीं है, दो सदिशों का ये गुणा होता ही नहीं, ये सिंपल गुणा है। ये लागू कब होता है, जब मान लो दो अदिश का गुणा कर रहे हैं हम। जैसे मैं कह दूं ये अदिश है ये अदिश है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, ये सिंपल गुणा है। अब आपको सर इसके बीच में क्रॉस आ जाए तो भी ये गलत है, या फिर इसको आप सिंपल गुणा ही मान के चलो। अगर क्रॉस आ रहा है तो भी, इसके पीछे डॉट आ जाए तो भी हम इसको सिंपल गुणा ही मानते हुए चलेंगे। इसके पीछे कुछ नहीं आए तो सिंपल गुणा। यहाँ क्रॉस आने का मतलब ये वाला गुणा नहीं है, ये क्लियर कर दूं मैं आपको। ये सदिश गुणा था तो हिसाब से इसके पीछे कोई चीज़ नहीं लगता है, सीधा लगता है ये। अच्छा, आप कैसे आ जाए कि सर कई बार ऐसा आ जाता है, जैसे ये ए सदिश है, इसका गुणा मैं किसी अदिश से कर देता हूँ। जैसे पीछे अगर अभी अपन ने क्वेश्चन किया अक्स ए, ठीक है, तो सर यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है ये, मतलब ये भी सिंपल गुणा है। कोई चिन्ह नहीं मतलब सिंपल गुणा जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बाकी अभी तक जो क्लास में हम पढ़ा है ना पढ़ने, वो सिंपल गुणा ही पढ़ रहे हैं। ये क्रॉस और डॉट हमने नहीं पढ़ा है, क्रॉस और डॉट सदिश में ही काम आता है। हालांकि चिन्ह जरूर हमने काम लिया है, डॉट काम में लिया गुणा की जगह, ठीक है, क्रॉस काम में लिया गुणा की जगह काम में लिया अपन ने, ठीक है, पर वो दोनों एक ही थे। ये अलग है, डॉट और क्रॉस। दो सदिश होने चाहिए, दो सदिश, एक पहला सदिश और दूसरा भी क्या होना चाहिए, सदिश। उनके बीच में ही डॉट या क्रॉस होगा, समझ रहे हो मेरी बात है। उनके बीच में कोई अगर इस चिन्ह नहीं है तो वो बात ही गलत है, अर्थहीन है वाक्य वो, ये वाक्य अर्थहीन है। इस कथन को हम अर्थहीन कहेंगे, अर्थहीन कथन।
ठीक है। अच्छा ये है, ये अर्थियन नहीं है। इसमें क्या है, एक तो सदिश है और एक क्या है, अदिश है। एक सदिश और एक अदिश का सिंपल गुणा होता है। एक सदिश और एक अदिश का क्या होता है, सिंपल गुणा। इसके बीच में क्रॉस नहीं होता है, इसके बीच में डॉट नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? डॉट और क्रॉस लगा दूंगा तो वो बात गलत हो जाएगी। तो एक अदिश और एक सदिश का गुणा कौन सा होता है, सिंपल वाला गुणा। समझ रहे हो आप? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अपन सीख रहे हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल मैंने भी बता दिया आपको, डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं। इसमें कुछ बातें ले लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास दो सदिश है, एक ए है डॉट बी है, ठीक है, ए डॉट बी। इसको व्यक्त किससे करते हैं, मोड ए मोड बी कोस थीटा। मोड ए मोड बी कोस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी को। ये व्यक्त करने का तरीका है इसका, ठीक है। वैसे बनता कैसे अभी हम आगे थोड़ा सा प्रूव कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एक बार मैं सिर्फ लिख के छोड़ रहा हूँ, आगे इसका नंबर लेता हूँ वापस में, आगे प्रूफ के लिए इसका नंबर लूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये थीटा जो दिख रहा है ना, जहाँ थीटा ए डॉट बी, ए डॉट किसका डॉट हो रहा है, ए और बी का। तो ये थीटा जो है ना, ये ए और बी के बीच का कोण है। जहाँ थीटा ए तथा बी सदिश के मध्य का कोण है, ठीक है। अब सदिशों के मध्य का कोण कैसे होता है, ये तो सोचने वाली बात है। दो सदिशों के मध्य कोण कैसा होगा। अब मैं कह दूँ आपको कि सर जैसे दो सदिश हो गए, ये था एक सदिश, हमने सीखा था, एक सदिश ये था, तो मतलब इन दोनों के बीच का कोण ये हो गया ना सर, ये तो वजह से थीटा। तो मैं कहूँगा नहीं है, गलत है ये बात। कैसे? क्योंकि ये चीज़ आने से पहले अपने को पहले थोड़ी सी कोण की डेफिनेशन अपने को आ जानी चाहिए, ठीक है। कोण किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन अपने को आनी चाहिए। किसे कहते हैं कोण? नहीं, अब देखो सुनो, किसे कहते हैं। किरण जानते हो, किरण सदिश नहीं है, किरण है, किरण जिसकी लंबाई अनंत हो, किरण है। किसी किरण को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा दो, किसी किरण को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है, उस आकृति को कोण बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे घुमा दिया तो यहाँ आ गई ऐसे, ठीक है। ये जो चीज़ बनी ना, ये जो आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन कोण, ये है कोण। तो इसमें गौर से देखो, तीर के निशान किधर है ना, इसमें है क्या ऐसा, ये कोण नहीं है। अगर इसको कोण, हाँ कोण बना सकते हैं। कोण बनाने के लिए मुझे इसकी दिशा चेंज करनी पड़ेगी, इधर करनी पड़ेगी। और दिशा चेंज करना आप जानते ही हैं, सदिश का चिन्ह बदल जाएगा। और जानते नहीं जानते, तो बस दिशा चेंज करनी है। अब ये कोण है, कोण ऐसे होगा, सुन लेना मेरी बात, वैसे कोण नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ा आपके सामने। अच्छा, दूसरी बात, दो सदिशों के मध्य कोण, हालांकि कोण है थीटा, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस थीटा का मान निकालना चाहता हूँ। कैसे निकलेगा बताओ? कोस थीटा को यही रख लो, मोड ए मोड बी दोनों को इधर इसके बट्टे में लेके आ सकता हूँ मैं अपोन में इसके। तो बताओ कोस थीटा इक्वल क्या हुआ, कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। समझो मेरी बात, ये किसका आया, कोस थीटा इक्वल ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ये आपकी कोस थीटा का फॉर्मूला आ गया है, ये बहुत काम आएगा अपने। हालांकि कोण का सीधा नहीं कह सकते, कोण का फॉर्मूला है, यह कोस थीटा का फॉर्मूला। कोण कौन था, थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा का मान निकालूंगा, थीटा का जो मान निकालूंगा वो होगा क्या होगा, कोण। तो बताओ यहाँ से थीटा का मान क्या निकलेगा इस जगह से। अगर मैं यहाँ से थीटा यही रख लूँ, थीटा इक्वल कोस उधर जाए क्या बनेगा, कोस इनवर्स, अरे बनेगा ना ए डॉट बी मोड ए मोड बी। ये आपके कोण का फॉर्मूला है। हालांकि हमें चीज़ निकालेंगे यहाँ से ही, पर कोण का फॉर्मूले की बात करें तो ये बनेगा, ठीक है। और कोण बनेगा ऐसे, ये ध्यान रख लेना, ये बहुत काम की चीज़ है।
अच्छे वाले क्वेश्चन है ना, वो यहाँ दिमाग लगाने पे बढ़ेंगे अच्छे वाले क्वेश्चन। तो आपके आगे आप कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है कि सर ये ऐसा कौन आ गया, आप उसको कौन मान लोगे, मानते ही क्वेश्चन गलत, ये चीज़ ध्यान रख लेना। चलो कोस थीटा आ गया। अब यहाँ पर मैं कुछ विशेष स्थितियाँ बनाता हूँ। पहली विशेष स्थिति, यदि ए डॉट बी, ठीक है, उसका मान बड़ा है 0 से, मतलब ए को बी से डॉट वाला गुणा किया तो जो भी वैल्यू आती है, देखो ये कौन सा गुणा है, अदिश गुणा का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जैसे गुणा करूँगा ना तो मुझे जो मान प्राप्त होगा वो अदिश में प्राप्त होगा, सदिश में प्राप्त नहीं होगा। किसमें प्राप्त होगा, अदिश में। तो जो अदिश में मान प्राप्त होगा ना वो मान या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, वास्तविक मान तो ये होता है। तो अगर वो मान आपको 0 से बड़ा प्राप्त होगा, मतलब पॉजिटिव प्राप्त हो गया, तब आप ये कोण की बात करें तो कोण कौन सा होगा, न्यून कोण। अरे पॉजिटिव प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, पहले चतुर्थांश में आ गया, और पहला चतुर्थांश 90 से छोटा लेंगे तो क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा। दूसरा केस इसमें ले लेता हूँ, यदि ए डॉट बी छोटा जाए 0 से, तब क्या बनेगा, अधिक कोण। नेगेटिव आती है सेकंड क्वाड्रेंट, समझ रहे हो मेरी बात, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। और यदि ए डॉट बी इक्वल टू पूरा 0 आ जाए, पूरा 0 कब आएगा, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, पता है क्या आपको, कोस 90 की वैल्यू देखो इसमें देख लो आप, अगर मैं 90 रख दूँ, 90 रख दूँ तो ये क्या हुआ 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0, ए डॉट बी क्या आ गया 0, तो क्या बनेगा, समकोण। समकोण कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। समकोण को क्या कहते हैं अपन, दोनों परस्पर क्या है, लंबवत है। या उल्टा पूछ लिया आपको मैं ऐसे करूँ, दो सदिश परस्पर लंबवत है सिद्ध करूँ, तो आप क्या करोगे, उन दोनों का डॉट निकालोगे और उनके डॉट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यानी ए डॉट बी का मान 0 आना चाहिए। अब आपको सर ए डॉट बी निकाले कैसे, वो मैं भी आपको सिखाऊंगा, ए डॉट बी निकालते कैसे हैं वो भी सिखाऊंगा। तो फिलहाल ए डॉट बी का मान अगर 0 आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण। ये भी स्थिति बनती है इसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक नाम आता है प्रक्षेप। प्रक्षेप सीखेंगे तो ये डेरिवेशन अपने हाथ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इस डेरिवेशन को बाद में हाथ में लेंगे, उससे पहले अपन ए डॉट बी निकालना सीख लेते हैं, ए डॉट बी निकलता कैसे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, आई डॉट, सुनो पहली आपको सिखा देता हूँ। तीसरी बात है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब क्या समझे आप, ए को बी से गुणा करो चाहे बी को ए से गुणा करो, कौन सा गुणा, अदिश वाला गुणा। सदिश में ऐसा नहीं होगा, क्रॉस वाले में ऐसा नहीं होगा। जब हम डॉट वाला गुणा करेंगे तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जो क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, अदला बदली कर दे, ए का बी से गुणा करो चाहे बी का ए से गुणा करो, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि कौन सा गुणा है ये, और अदिश गुणा में दिशा का रोल नहीं है। जब दिशा का रोल नहीं है तो नेगेटिव कहाँ से आएगा, नहीं समझे मेरी बात है। चलो अब अपने बढ़ते हैं आगे। चौथा पॉइंट, आई डॉट आई, आई को आई से गुणा कर दिया। आई जानते हो ना आप, आई क्या होता है वैसे, एक्स एक्सिस दिशा होती है, वो इकाई दिशा, ये इकाई सदिश है, क्या है, इकाई सदिश। आई डॉट आई कह दो, जे डॉट जे कह दो, या के डॉट के कह दो, इसका मान क्या बनेगा, 1। आई का आई से डॉट वाला गुणा करो, जे का जे से करो, के का के से करो, क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा, अरे ये रहा, दो सदिश का डॉट वाला गुणा किसके बराबर, मोड ए मोड बी कोस थीटा, थीटा कौन था, थीटा कौन था, इन दोनों के बीच का कोण। समझ लो बात। अब ऐसे मैं एक बार चलो प्रूफ कर लेता हूँ। प्रूफ में मैं आई डॉट आई ले लेता हूँ एक बार, चलो आई डॉट आई। बताओ भाई, ये देखो ए डॉट बी की जगह आ गया ना ये, तो ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ए, तो इसको लिखूंगा मोड आई, फिर मोड आई बी की जगह मोड ए मोड बी हो गया, कोस थीटा। इन दोनों के बीच में कोण कितना बनता है, आई का खुद आई के साथ कोण,
अरे एक्स एक्स का खुद एक्स एक्स के साथ कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा, सीधी सी बात है। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। आई कैप के मॉडुलस का मान क्या होगा, क्यों होगा, इकाई सदिश। इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। कोस 0 का मान 1 होता है, 1 1 1 इक्वल टू 1। ऐसे आप जे डॉट जे निकाल सकते हो, समझे नहीं समझे मेरी बात, के डॉट के निकाल सकते हो, कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, ये चौथे पॉइंट की पहली बात थी। चौथे पॉइंट दूसरी बात मैं लिख दूं, आई डॉट जे अलग से गुणा कर दिया, आई का गुणा किससे कर दिया, जे से। जे का गुणा कर दिया मान लो के से, या के का कर दिया मान लो आई से, यानी अलग से गुणा कर रहे हैं। यहाँ तो सेम का सेम से ही गुणा हो रहा था, अब अलग से गुणा कर रहे हैं। अलग से गुणा करते उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। क्यों आएगी, वही फंडा लगा दो, ए डॉट बी, मान लो इसको ले लिया ए डॉट बी, तो मोड आई मोड जे कितना हो गया, 1 हो गया, मोड आई भी 1 मोड जे भी 1। और कोस थीटा, थीटा बोले तो इन दोनों के बीच का कोण, आई और जे के बीच का कोण क्या होता है, एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच का कोण कितना होता है, 90। तो बन गया कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0, पूरा क्या बन गया। क्या आप इसका प्रूफ कर सकते हो, अरे करके बताऊँ क्या इसकी तरह, कर लोगे, चलो ये आप अपने आप करना, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे प्रक्षेप। अब प्रक्षेप क्या होता है, कई को क्या नाम सुना होता है, प्रक्षेप नाम सुना होता है, चीज़ क्या है प्रक्षेप वो पता नहीं रहता। तो सबसे पहले तो अपने को पता चलना चाहिए कि वास्तव में क्या चीज़ है प्रक्षेप, ठीक है। तो आपको बताऊंगा मैं डायग्राम से प्रक्षेप क्या चीज़ है, बहुत इजीली समझाएंगे, ध्यान दो बस। प्रक्षेप देखो क्या होता है, जैसे मैं इसमें 2 पॉइंट बना लूँ, पहला पॉइंट बना लूँ, ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप का मतलब होता है छाया। सुन लेना मेरी बात, प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, छाया की लंबाई। ए का बी पर प्रक्षेप, इसका मतलब हो गया ए की छाया बी पर गिर रही है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है वो बतानी है। अब वो कैसे बताएंगे, सुनते रहना गौर से। तो मैं ऐसे बनाता हूँ, मान लो ये कोई ए सदिश है, ठीक है, और बी सदिश ले लो कहीं भी, चलो मैं यहाँ से ले लेता हूँ थोड़ा इजी रहे अपने को। ये मान लो बी सदिश है, ठीक है। तो ए का बी पर प्रक्षेप, यानी ये ए है ना, इसकी लंबवत छाया गिरनी चाहिए बी के ऊपर। लंबवत छाया का मतलब सोचो कि मैंने यहाँ पर कोई बल्ब जला दिया, बल्ब, ठीक है, लंबवत जलाया है, अब इसकी छाया गिरेगी इससे नीचे। अब इसकी छाया कहाँ गिरेगी, यहाँ, ये हो गई छाया इतनी बड़ी, समझ लो बात। ये जो छाया दिख रही है ना आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस चीज़ को मैं बोलता हूँ प्रक्षेप। छाया की जो लंबाई दिख रही है ना आपको, वो उसको क्या बोलता हूँ, प्रक्षेप। अच्छा, ये 2 सदिश थे क्या, एक का मुंह इधर था, एक का मुंह इधर था, ये क्या चीज़ है, दोनों के बीच का, इसको मैं थीटा बोल सकता हूँ क्या, थीटा बोल दो, कुछ और बोल दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोल सकता हूँ मैं से। अच्छा, ये अगर लंबवत छाया है तो ये 90 डिग्री कोण हो गया। क्या ये समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज के लिए आप क्या नियम जानते हो। अच्छा, ये अगर सदिश ए है, सुनो मेरी बात, अगर ये सदिश ए है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई मोड ए, लंबाई कितनी होगी, मोड ए। सीखा था ना अपन ने शुरू में, ये चीज़ सीखी थी अपन ने। अच्छा, अब यहाँ से बात मैं वापस पीछे लेकर चलता हूँ एक बार। अपन छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, जैसे 10वीं में पढ़ लेते हैं, 11वीं में पढ़ा होगा कई बार। आपके सामने मान लो एक समकोण त्रिभुज आ जाएगी, ये दिख रहा है क्या बोर्ड में, बोर्ड दिख रहा है क्या, ठीक है। ये मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कैसे बना लो, इधर मुँह कर लो, उधर मुँह कर लो। इस समकोण त्रिभुज आप मुझे कर्ण बता सकते हो, कर्ण। अच्छा, यहाँ मैंने थीटा ले लिया, ये 90 ले लिया, अब बताओ कर्ण बता सकते हो, कर्ण, कर्ण कौन होता है, 90 के सामने वाला कर्ण, ये कर्ण है, ठीक है। आधार और लंब बता सकते हो, थीटा के सामने वाला कौन, लंब, थीटा के सामने वाला कौन, और बच गया वो कौन, आधार। अच्छा, मान लो मैं आपको इसमें कर्ण का मान दे दूँ, कर्ण मान लो आर है, सुनते जाना मेरी बात गौर से। एक मैंने कर्ण दे दिया, एक मैंने दोनों के बीच का एंगल दे दिया, और मैंने आपसे पूछा बताओ इसका आधार कितना आएगा।
बताओ इसका लंब कितना आएगा। तो उसके लिए मैं इसको नाम दे दूँ पहले ABCD। मैं आपको लंब और आधार, लंब बोले तो AB का मान मैं चाहता हूँ कितना आएगा और BC का मान मैं चाहता हूँ कितना आएगा। तो कैसे निकालते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट तो आपको बता दूँ, आधार जो होता है ना, आधार वो होता है R cos थीटा। R करण है, R क्या है, करण। करण को cos थीटा से गुणा कर दो, ये आपके आधार हो जाता है R cos थीटा। लंब क्या होता है, R sin थीटा। ये आप डायरेक्ट ध्यान रखो, कैसे आता है मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन डायरेक्ट दिमाग में रखो अभी बात। जो करण है, जैसे R ले लिया तो R sin थीटा, R cos थीटा, R sin थीटा। यहाँ करण में मोड ले लूँ, मान लो मोड, तो क्या जाएगा cos थीटा। ये क्या जाएगा मोड। अभी बड़ा कैसे, 10वीं क्लास वाला सिंपल सा फंडा, 9वीं क्लास वाला, 10वीं वाला भी बड़ी बात बता दी मैंने आपको। 9वीं क्लास वाला लाल बट्टे कक्का याद है, लाल बट्टे कक्का, ये वहाँ से बनता है। कैसे, जैसे मुझे मान लो क्या चाहिए, आधार चाहिए। क्या चाहिए, आधार, और मेरे पास मौजूद क्या है, कर्ण है। जो अपने को निकालना हो ना उसको हमेशा ऊपर लिखा करो, जैसे मैंने BC को लिख दिया ऊपर, और जो मेरे पास मौजूद है, कौन है मौजूद, AC, उसको हमेशा नीचे लिखा करो। जो निकालना है वो ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे। तो बताओ क्या बनेगा, BC बटा AC। अरे भाई सूत्र देखे तो क्या बन गया, BC कौन है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, cos थीटा। तो इस चीज़ को मैं बोल देता हूँ cos थीटा, बोल सकता हूँ। अच्छा बताओ, cos थीटा आधार क्या है, BC, कर्ण क्या है, AC, का मान कितना है, R को इधर गुणा कर लूँ तो R cos थीटा, किसका मान आया, BC बराबर R cos थीटा। डायरेक्ट ध्यान रखो आप, आधार हमेशा ऐसे ही याद रखना, आपको निकालनी नहीं है, हर बार अपने को ऐसे निकाल के नहीं देखना है। आधार आ गया कर्ण इंटू cos थीटा, कर्ण इंटू लंब आ गया कर्ण इंटू साइन थीटा, बस सीधा। ये कब निकलता है, जब मेरे पास कर्ण मौजूद हो और ये एंगल मौजूद हो। समझे मेरी बात है। चलो ऐसे मैं दूसरा निकालना चाहूँ, अब मेरे को लंब चाहिए, क्या निकालना है, जो निकालना है उसको ऊपर लिखो AB, जो मेरे पास मौजूद है AC उसको नीचे लिखो। बताओ क्या सूत्र बना, लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल लंब AB, कर्ण क्या है AC बोले तो R को तिरछा गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, AB बराबर R साइन थीटा। ये डायरेक्टली आप दिमाग में फिट बिठा लो। चलो अब आ जाओ इधर अपने, हाँ भाई इधर आ गए, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्या है अवकाश में, कर्ण, और क्या है, एंगल, क्या चाहिए, आधार, प्रक्षेप चाहिए। अरे क्या चाहिए, प्रक्षेप, क्या चाहिए, प्रक्षेप बोले तो आधार चाहिए। बताओ प्रक्षेप बराबर क्या होगा, प्रक्षेप बराबर मोड, कर्ण तो हो गया मोड, आधार के लिए क्या जाएगा, कोस। ऐसे में अगर आपको लंब पूछ लेता तो क्या था, हालांकि यहाँ पर लंब का कोई मतलब नहीं है, अपने आधार है वो, तो इसका प्रक्षेप बन रहा है। आपको सर इसको क्या बोलेंगे, इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ये लंब है बस, समझ रहे मेरी बात, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो छाया गिरी इसको बोलते हैं प्रक्षेप। तो ये क्या हो गया बताओ, मोड कोस थीटा, किसका किस पर प्रक्षेप, A का B पर है ये। अब मैं उल्टा पूछ लूँ B का A पर, तो यहाँ B ले लेंगे और यहाँ A ले लेंगे, तो B की छाया A पे गिर रही है, तो ये हो गया मोड B हो गया ना। उस केस में क्या बनेगा, मोड B कोस थीटा। नहीं समझे मेरी बात है। चलो ये आ गया। अब मैं दूसरी बात ले लेता हूँ, B का A पर प्रक्षेप, B का A पर प्रक्षेप, ठीक है, ये थोड़ा सा रख देता हूँ। तो क्या बनेगा, B का A पर प्रक्षेप मोड B कोस थीटा। ये डायरेक्ट दिमाग में अपने को रखना है, लेकिन इसको तो एक चीज़ और साथ ध्यान रखना, अब हमने प्रक्षेप सीखा ना, हालांकि आपकी बुक में प्रक्षेप का ये सूत्र नहीं चल रहा है, हालांकि आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट है आपकी बुक में, लेकिन सूत्र चल नहीं रहा। अब आपकी बुक में क्या सूत्र चल रहा है वो बता दूँ मैं आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार इसको मिटा रहा हूँ, मैं एक बार ना, थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ पहले मैं A का B पर प्रक्षेप चला देता हूँ, A का B पर प्रक्षेप। बताओ क्या है A का B प्रक्षेप, मोडे कोस थीटा। ये रहा कोस थीटा, दिख रहा है कोस थीटा, ये कोस थीटा वहाँ चिपका दो, इस कोस थीटा की जगह वैल्यू रख दो, क्या आएगा बताओ, A डॉट B अपॉन मोडे
मोड बी सदिश, मोड ए से मोड ए से उल्टा दो, बताओ क्या बना, ए डॉट बी अपॉन मोड बी, ये आपकी बुक में चल रहा है, ए डॉट बी अपॉन मोड बी। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखो। अच्छा अब ये कैसे निकालेंगे, ए का बी पर, ए का पर नाम किसके लिए यूज हुआ है, पर किसके लिए यूज हुआ है, बी के लिए, जिसके लिए पर नाम यूज होता है ना, पर, उसका मॉडुलस नीचे आएगा, ऐसे याद कर लो आप, ए का बी पर, तो ऊपर तो ए डॉट बी आना है, नीचे क्या गया, मोड बी, क्योंकि पर, बी पर। ऐसे मैं कह दूं बी का ए पर, ए पर, तो नीचे मोड ए आएगा, ऊपर ए डॉट बी आएगा।